आइए अब इस चौथे दिन के व्याख्यान से हम राजीव भाई से जानेंगे कुछ भी कभी भी खाने के नुकसान। सुबह अधिक भोजन क्यों करें? दाल और दही जैसे विरुद्ध भोजन साथ क्यों न खाएं? जमीन पर बैठकर भोजन करने से मोटापा कम कैसे करें? दिन के भोजन के बाद सोने से कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाएं? और अच्छी नींद के लिए दिशाओं का महत्व। परम पूजनीय साध्वी जी, उनको मेरा सादर वंदन, कोटि कोटि वंदन। मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज उनकी निश्रा में आपसे बात करने का, संवाद करने का समय मिलता है। मैं आपसे कल और कल के अगले एक दिन पहले और उसके एक दिन पहले 3 दिनों से जो बात कर रहा हूं, उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आज कुछ ऐसी बातें जो दैनिक जीवन में आप प्रयोग करें। इसके पहले इस विषय पर मैंने कहीं बात ही नहीं की, क्योंकि अभी तक तो मैं अध्ययन ही करता रहा। और ये बात करने का ऐसा हो गया कि एक दिन मैं शोभाकांत जी के घर खाना खा रहा था, प्रदीप भाई के साथ बात हो गई कि क्यों ना इस विषय पे बात किया जाए। तो ऐसे ये तय हो गया अनायास, लेकिन मुझे लगा कि ये शायद सार्थक हुआ। कई लोगों ने मुझे कहा, और खासकर बाबूजी माने शोभाकांत जी ने मुझे कहा कि तुम पुराने भाषण देना बंद कर दो, वो जो पेप्सी कोका कोला वाले और विदेशी स्वदेशी वाले या WTO वाले, ये ही कहो। शायद बहुत लोग ऐसा कहते हैं। अगर ऐसा सबका मन बना तो शायद इस विषय में मैं आगे भी और ज्यादा गहराई से रिसर्च करके बात करता रहूंगा। कल के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सूत्र आपके सामने रख कहता हूं। भागवत जी कहते हैं बहुत गहरी बात। वो ये कहते हैं, जब आप भोजन करें तो भोजन का समय थोड़ा निश्चित करें। हमारा ये जो शरीर है, ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है। तो भागवत जी कहते हैं कि जब जठर में अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र हो, उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा, और रस में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, मेद और आपकी अस्थियां, इनका विकास होगा। तो कभी भी कुछ ना खाएं। ये पद्धति भारत की नहीं है, ये यूरोप की है। यूरोप में डॉक्टर्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो, कभी भी खाते रहो। हमारे यहां ये नहीं है। तो आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूं। भागवत जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें, और समय निर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अग्नि की प्रबलता हो, जठर अग्नि की प्रबलता हो। भागवत जी ने इस पे बहुत रिसर्च किया, और वो कहते हैं कि 1.5-2 साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो वो कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है, तो सूर्य के उदय होने से लगभग 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो भागवत जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें। वो तो एक जगह यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें, माने ब्रेकफास्ट गायब। वो ये कहते हैं कि सुबह 9:30 बजे तक अगर आपने भरपेट भोजन किया है तो इसमें से जो कुछ भी बनेगा वो एक एक बूंद, एक एक अन्न का टुकड़ा, एक एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा। भागवत जी ने एक और रिसर्च किया था कि शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे हृदय है हृदय, और जैसे जठर है जठर, जैसे किडनी है, जैसे लीवर है, इनके काम करने का अलग अलग समय है। जठर अग्नि के काम करने का सबसे अच्छा समय है 7 से 9:30, सूर्योदय से 2.5 घंटे तक। फिर इसी तरह से हृदय के काम करने का समय है सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त से 2.5 घंटे पहले। ब्रह्म मुहूर्त आप समझते हैं 4, 4:30। तो 2, 2:15 बजे, 1:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हार्ट सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उसी समय में आते हैं। किसी भी डॉक्टर से पूछ के देख लीजिए। इसलिए 99% हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग्स में ही होते हैं। इसी तरह हमारा लीवर है, इसी तरह किडनी है। हर शरीर के अंग का काम करने का एक निश्चित समय है, प्रकृति ने तय किया है, उसको भगवान ने तय किया है। तो आपका जठर अग्नि है, ये सबसे अच्छा 7 से 9:30। तो आप भरपेट खाना खाइए। हैवियर से हैवियर होना चाहिए, भारी से भारी। जितना खाते हैं ज्यादा भी खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के नाश्ते में भरपेट खाइए। फिर वो कहते हैं दोपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं
तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्ते से। अब सीधे से मैं कहता हूं, अगर आप सवेरे 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 ले लीजिए और शाम को 2 ले लीजिए। तो भागवत जी कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ। आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, मैं आपको एक वाक्य में कहता हूं, जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ। आपकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही है, रसगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ, रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ, जलेबी खानी है तो सुबह खाओ, इमरती खानी है तो सुबह खाओ। अगर आपको आलू का पराठा खाना है या गोभी का पराठा खाना है, जो भोजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ, पेट भर के खाओ। पेट की संतुष्टि हुई, मन की भी संतुष्टि होती है। और भागवत जी कहते हैं कि भोजन में मन की संतुष्टि पेट की संतुष्टि से ज्यादा बड़ी है। मन हमारा जो है ना, ये खास तरह की वस्तुओं से या हार्मोन से या एंजाइम से संचालित है। मन को आज की भाषा में डॉक्टर्स लोग जो गिनते हैं ना, हालांकि वो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो पीनियल ग्लैंड के बारे में है। ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, इसमें से बहुत सारा रस निकलता है, जिनको हम हार्मोन्स कह सकते हैं, कुछ एंजाइम्स है। ये संतुष्टि के लिए सबसे आवश्यक ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। तो भोजन अगर आपको तृप्त करता है, भोजन में एक तो पेट भरना है और एक तृप्त होना, तृप्त करेगा तो पीनियल ग्लैंड आपकी सबसे ज्यादा सक्रिय है। तो जो भी रस और एंजाइम चाहिए शरीर को, नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं। और जो भोजन से तृप्ति नहीं है तो गड़बड़ होती है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड की गड़बड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे। अगर आप तृप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से 10-12 साल के बाद आपको मानसिक क्लेश होगा और रोग होंगे। मानसिक रोग बहुत खराब है। आप सिजोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आपको कई ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। भागवत जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं है तो 27 तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। अब मैंने ये भागवत जी के सूत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को मैं मूर्ख मानता हूं। हालांकि मनुष्य अपने को होशियार समझता है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा होशियार ये जीव जगत के प्राणी हैं। आप चिड़िया को देखो, चिड़िया, कितने भी तरह की चिड़िया, सवेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है, खूब जम के खाती है। तो ये सारे जानवर, सारे जीव जंतु, आप सांप को देखो, बिच्छू को देखो, कीड़ी को देखो, चींटी को देखो, चींटे को देखो, सब जानवर, सब जीव जंतु जो हमारी आंखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, ये सबका भोजन करने का समय सवेरे सूर्योदय का ही है। सूर्योदय के साथ ही ये सब भोजन करते हैं, इसलिए ये हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। और पेट भर गया, उसके 4 घंटे के बाद ही पानी पीती है, दोपहर को ही पानी पीती। मैंने आपको कई बार ये कहा है, आप उसको हंस देते हैं। किसी भी चिड़िया को डायबिटीज नहीं होता, किसी भी बंदर को हार्ट अटैक नहीं आता। बंदर तो आपके नजदीक है ना शरीर रचना में, बस बंदर और आप में एक ही अंतर है कि उसको पूंछ है, आपको नहीं है। बाकी सब कुछ एक ही है। आपका हृदय बंदर का हृदय, आपका लीवर बंदर का लीवर, आपकी किडनी बंदर की किडनी, सब कुछ समान है। मां का गर्भाशय, बंदरिया का गर्भाशय, सब समान है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ शानबाग, कर्नाटक में एक उडुपी नाम की जगह है, वहां रहते हैं। बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर, माने 15-16 साल उन्होंने एक रिसर्च किया कि बंदर को बीमार बनाओ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों से यह सुन रखा है कि बंदर बीमार नहीं होता, और बीमार होगा तो मरेगा ही, जीवित नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि मैं 15 साल असफल रहा, बंदर को कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि उसके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दूं, बढ़ता ही नहीं। तब उन्होंने एक दिन रहस्य की बात बताई, वो आपको भी मैं बता देता हूं कि बंदर का जो ब्लड है ना, उसका RH फैक्टर दुनिया में सबसे आदर्श है। और आपका RH फैक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर, तो बंदर से ही कंपेयर करता है, वो बताता नहीं आपको, ये अलग बात है। तो वो प्रोफेसर साहब कहते हैं, यार ये सब एक ही चक्कर है कि बंदर सवेरे ही सवेरे भरपेट खाता है, जो आदमी नहीं खा पाता। तो वो प्रोफेसर रविंद्रनाथ शानबाग ने कुछ अपने मरीजों को कहा कि देखो भैया, बंदर की तरह से खाओ,
माने सुबह सुबह भरपेट खाओ। कि जब से उन्होंने सुबह भरपेट खाना शुरू किया, किसी की डायबिटीज माने शुगर कम हो गई, किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, किसी के घुटने का दर्द कम हो गया, किसी के कमर का दर्द कम हो गया, किसी का कुछ, गैस बनना बंद हो गई, पेट में जलन होना बंद हो गई, नींद अच्छी आने लगी, वगैरह वगैरह। तो समय मैंने आपको बता दिया, सूरज उगा और 2.5 घंटे तक, माने 9:30 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। और ये भोजन तभी होगा जब आप नाश्ता बंद करेंगे। ये नाश्ता हिंदुस्तानी चीज नहीं है, ये अंग्रेजों की है। और आप जानते हैं ना हमारे यहां चक्कर क्या चल गया, नाश्ता थोड़ा कम करेंगे, लंच थोड़ा ज्यादा करेंगे, डिनर उससे भी ज्यादा करेंगे। सवा सत्यानाश, एकदम उल्टा। भागवत जी कहते हैं कि नाश्ता सबसे ज्यादा करो, लंच उससे कुछ कम करो, डिनर सबसे कम करो। ये अंग्रेज और अमरीकियों के लिए नाश्ता कम है। कारण पता है? वो लोग नाश्ता हल्का ही करें तो उनके लिए अच्छा है। कारण उसका एक ही है कि अंग्रेजों के देश में सूर्य नहीं निकलता, साल में 8-8 महीने तक सूरज के दर्शन नहीं होते। और ये जो जठर अग्नि है ना, ये सूरज के साथ सीधे संबंधित है। जैसे जैसे सूर्य तीव्र होगा, अग्नि तीव्र होगी, जैसे जैसे सूर्य कम होगा, अग्नि भी कम होगी। तो वो नाश्ता हैवी नहीं कर सकते, करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए मैंने सबसे पहले दिन जो सूत्र बोला था, अपनी आबो हवा, अपना पर्यावरण, अपना वातावरण, अपनी तासीर, इसको ध्यान में रखकर ही चलें। तो आपके देश की जो आबो हवा और तासीर है वो ये कि हर दिन सूरज निकलता है सुबह, निश्चित रूप से निकलता है, अगले दिन भी निकलेगा, करोड़ों साल से निकल रहा है, अगले करोड़ों साल तक निकलेगा। इसलिए भारत में एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। यूरोप वाले तरसते हैं गुड मॉर्निंग के लिए, अच्छी सुबह होती नहीं वहां, इसलिए हर एक आदमी दूसरे को विश करता है, मे आई विश यू टू हैव ए गुड मॉर्निंग। इसलिए वो गुड मॉर्निंग वाले लोग हैं। तो हम गुड मॉर्निंग में क्यों फंसे हुए हैं? तो गुड मॉर्निंग से निकलिए, नमस्ते में आइए, नमस्कार में आइए, वड़क्कम में आइए। ये गुड मॉर्निंग आपके लिए काम की चीज नहीं है, और ये गुड मॉर्निंग जुड़ी हुई है आपके पेट से, ठीक है? फिर आप इसमें तर्क और कुतर्क मत करिए। जी हमको दुकान जाना है, हमको ऑफिस जाना है, हमको दुनियादारी संभालनी है, किसके लिए? इसी पेट के लिए ना। ये दुनियादारी कर किसके लिए? आप इसी पेट के लिए ना। तो पेट तो दुरुस्त होने के लिए भागवत जी कह रहे हैं कि भाई इसको संभाल लो तो दुनियादारी संभलती है। और ये गया तो दुनियादारी संभाल के करेंगे क्या? मान लीजिए पेट ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने 10,000 करोड़ कमा लिया, क्या करेंगे? डॉक्टर को ही देंगे ना। तो डॉक्टर को देने से अच्छा किसी गौशाला वाले को दे दीजिए, पेट दुरुस्त कर लीजिए। तो पेट आपका है तो दुनिया आपकी है। माने आप बाहर निकलें घर के तो छक्कर खाना खा के निकलिए, भोजन करके ही निकलिए। जठर अग्नि सुबह सुबह बहुत तीव्र होगी, और शाम को जब सूर्यास्त होने जा रहा है तब भी तीव्र होगी, बहुत तीव्र होगी। तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो, सूरज डूबा तो अग्नि भी डूबी। तो वैसे तो जैन दर्शन में कहा है रात्रि भोजन निषेध है, भागवत जी भी यही कहते हैं, तरीका अलग है बस। आप अहिंसा के लिए कहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता। गाय को खिला के देख लो, भैंस भी नहीं खाती, बकरी भी नहीं खाएगी, बकरा गधे को खिला के देख लो, खाता नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं खाता। आप खाते हैं तो आप अपने को कंपेयर कर लीजिए कि किसके साथ हैं आप। कोई जानवर, कोई जीव राशि सूरज डूबने के बाद खाती नहीं, तो आप क्यों खा रहे हैं? अब कितना पहले? तो भागवत जी ने उसका कैलकुलेशन दिया 40 मिनट पहले। 6 बजे डूब रहा है तो 5:20 तक। फिर कहेंगे जी रात को क्या? तो रात के लिए भागवत जी कहते हैं कि एक ही चीज है जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूध कहा है। हमारे पेट में जठर स्थान में कुछ ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स या रस पैदा होते हैं जो दूध को पचाते हैं। फिर आप कहेंगे जी हम तो दुकान पे बैठे हैं 6 बजे, तो डब्बा मंगा लीजिए, दुकान में डब्बा आ सकता है। हाँ, डब्बा आने में कोई तकलीफ नहीं है। दुकान में आप 6 बजे बैठे हैं, डब्बा आपका आ सकता है। और मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप में से कोई भी डायबिटिक पेशेंट है,
कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को भी बात का गंभीर रोग है, आज से ये सूत्र चालू कर दीजिए, 3 महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजीव भाई पहले से बहुत अच्छा हूं, शुगर लेवल कम हो रहा है, अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड चेक कर लीजिए और इस सूत्र को शुरू कर दीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, पहले से कम होगा। VLDL, LDL आज चेक कर लीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से घटेगा। HDL आज चेक करा लीजिए, 3 महीने बाद चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से बढ़ेगा और HDL बढ़ना ही चाहिए, LDL, VLDL कम होना चाहिए। तो ये सूत्र बागभट्ट जी का जितना संभव हो आप ईमानदारी से पालन करिए, वो आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करेगा। अब इसके आगे का एक सूत्र बागभट्ट जी कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं, 2 ऐसी विरुद्ध वस्तुएं एक साथ ना खाएं जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। अब आप कहेंगे हमें पता नहीं विरुद्ध वस्तुएं क्या हैं। मैं कुछ विरुद्ध वस्तुओं की सूची बता देता हूं। डिटेल सूची तो बागभट्ट जी ने बताई है, 103 वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के एकदम खिलाफ है। जैसे सबसे पहली वस्तु उन्होंने बोली है प्याज और दूध, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दूध और प्याज साथ में खाया तो 20 बीमारियां आने ही वाली हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां आएंगी त्वचा की, आपको सोराइसिस होगा, आपको एक्जिमा होगा, आपको खाज होगी, आपको खुजली होगी अगर प्याज दूध साथ में खा रहे हैं तो कभी भी ना खाएं। इसी तरह से वो कहते हैं कि कटहल, जैक फ्रूट, दूध और जैक फ्रूट कभी ना खाएं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। और दूध और ऐसा कोई भी फल साथ में ना खाएं जो सिट्रिक एसिड प्रधान है। सिट्रिक एसिड आप समझते हैं, संतरा, मुसम्मी, नारंगी, अंगूर, खट्टी चीज। एक खट्टी चीज तो आपकी बनाई हुई है, एक खट्टी चीज भगवान की बनाई हुई। तो भगवान की बनाई हुई खट्टी चीज है, दूध के साथ जानी दुश्मन है। बागभट्ट जी ने बहुत साल रिसर्च करके बताया एक ही खट्टा फल है जो दूध के साथ खाएं, वो है आंवला। आंवला, आंवला ही एक फल है, खट्टा है, सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम उसमें भरपूर है। यही एक फल है जो दूध के साथ जरूर खाएं। बाकी कोई फल जिसमें खट्टापन है वो दूध के साथ ना खाएं। आम भी, आम अगर खट्टा है तो दूध के साथ ना खाएं, मीठा है तभी खाएं। मीठा आम, एकदम मीठा आम, पका हुआ आम, उसी को दूध के साथ खा सकते हैं। एक और उन्होंने गिना है, कभी भी शहद और घी एक साथ ना खाएं, दुनिया का सबसे खराब जहर है ये। इसी तरह से उड़द की दाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं। उड़द की दाल, द्विदल में सबसे खतरनाक है उड़द की दाल। उड़द की दाल के बारे में जितनी भी रिसर्चेस भारत में हुई हैं वो ये कहती हैं कि ये दालों की राजा है, इसलिए ये अकेला ही खाएं, इसके साथ दही नहीं खा सकते उड़द की दाल के साथ। तो वो कहते हैं उड़द की दाल भरपूर खाएं, मना नहीं है, लेकिन अकेली खाएं। और बाकी जो दालें हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाय मैंने बताया था कि दही गर्म करके खाएं, माने दही में बघार लगा के खाएं ताकि तासीर गर्म हो जाए उसकी, या मट्ठा गर्म करके खाएं तासीर उसकी गर्म हो जाए। लेकिन मेरी आपको विनम्र विनती है, उड़द की दाल के साथ तो बिल्कुल ना दही खाएं, ना मट्ठा खाएं, बघारा हुआ भी नहीं खाएं। बागभट्ट जी कहते हैं कि चलेगा ही नहीं। मैंने एक दिन कहा कि चलो खा के देखते हैं, बागभट्ट जी ने कहा ना खाएं, खा के देखें क्या होता है शरीर को। तो मैंने खाने से पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और उड़द की दाल खाने के बाद दही खाया और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया तो मेरा ब्लड प्रेशर 22 से 25% बढ़ा हुआ था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि रोज रोज अगर मैं ये खाने लगूं उड़द की दाल और दही उड़द की दाल तो 100% 6-8 महीने में हार्ट अटैक आ ही जाएगा। इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, दही बड़ा कभी भी नहीं, क्योंकि दही बड़ा में उड़द की दाल का बड़ा अगर है तो दही बिल्कुल नहीं। अगर आपको दही बड़ा खाना ही है तो मूंग की दाल का, मूंग की दाल का बड़ा है, दही बघार कर या मट्ठा बघार कर आप ले सकते हैं। उड़द की दाल का बड़ा सीधे चटनी से खा सकते हैं, दही से नहीं।
और अगर शादी ब्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखें कि मेहमानों को उड़द की दाल का बड़ा और दही ना परोसें, और अतिथि देवता है, उसको जहर ना खिलाएं। तो ऐसी एक सूची है। तो भागवत जी कहते हैं 2 विरोधी चीजें साथ में ना खाएं, और वो कहते हैं कि अगर आपने ये सूत्र धारण कर लिया तो जिंदगी भर आप निसंकोच बिना किसी रोक के जीवन बिता सकते हैं। अभी तीसरे सूत्र पे चलता हूं आज का। भागवत जी कहते हैं कि खाना आप जब भी खाएं जमीन पर बैठकर ही खाएं। क्यों खाएं जी, प्रश्न आएगा आपके मन में। तो भागवत जी समझाते हैं कि जब आप इस आसन में बैठते हैं, सुख आसन में, तो आपके शरीर का जो जठर है ना, ये जो है सबसे ज्यादा तीव्र है, और इस आसन में इसकी तीव्रता हमेशा मेंटेन रहती है। आप अभी कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें तीव्रता घट जाती है, और खड़े हो जाएं तो बिल्कुल कम हो जाएगी। कारण क्या है? आप शरीर के बारे में थोड़ा जानते हैं ना, हमारे शरीर में कई चक्र हैं। एक चक्र जो है ना, ये जो पीछे है, जहां पर आपका हिप जॉइंट्स और आपका ये जो मन का होता है, जहां मिलते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। ये प्रदीप्त होता है तभी, मन दीप्त होता है जब आप इस स्थिति में बैठे, और इसका जठर पर सीधे असर है। तो जमीन पे बैठ के ही खाएं। और वो ये कहते हैं कि भोजन की जो थाली है वो आप बैठे उससे थोड़ा ऊपर रहे, माने पट्टा रख के या स्टूल रख के थाली उस पर ऐसे बैठ के खाएं। अब आप आज से एक ऑब्जर्वेशन कर लीजिए कि जितने लोग इस बात से परेशान हैं कि उनका पेट आगे निकल आया है, वो इस आसन में बैठ के खाना खाना शुरू कर दें, और 3 महीने के बाद फिर देखें तो उनका पेट पहले से कम ही होगा, आगे नहीं आएगा। वो कहते हैं और एक आसन है जिसमें आप खाना खा सकते हैं, बाकी किसी में भी नहीं। वो गाय का दूध जब निकालते हैं ना, कैसे बैठते हैं, बस उस स्थिति में भी आप खाना खा सकते हैं। उकड़ू, कि जो शरीर श्रम ज्यादा करते हैं, जैसे किसान, जैसे हमारे कारीगर मजदूर, उनके लिए उकड़ू बैठकर खाना खाना सबसे अच्छा। खाते भी हैं, माने वो चेले हैं सब बागवट के। और ये जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, पेट आगे निकलता ही जाएगा, क्योंकि कुर्सी आपके लिए बनी नहीं है, ये अंग्रेजों के लिए बनी है। अंग्रेजों के लिए कुर्सी इसलिए बनी है कि ठंड बहुत है ना, तो जॉइंट्स कड़क रहते हैं उनके, सभी जॉइंट्स कड़क होंगे, कठोरता आएगी। आपके यहां गर्मी बहुत है तो आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप आसानी से जमीन पे बैठ सकते हैं। कोई अंग्रेज नहीं बैठ सकता जैसे मैं बैठा हूं, अमरीकी नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कुर्सी का आविष्कार किया है। आधे तो बैठे, वो आपके लिए नहीं है कुर्सी, ये अंग्रेजों की देन है। तो मेरी आपको विनती है कि डाइनिंग टेबल पे खाना ना खाएं। तो आप कहेंगे जी ले लिया तो बहुत सारा कचरा भर रखा है आपने घर में, क्या करेंगे उसका? हमको हिंदुस्तानियों को पिछले 60-70 साल में या 100 साल में एक गजब बीमारी हुई है, दुनिया भर का कचरा घर में लाके रखना। रसोइयों में मैं घरों में जाता हूं ना, टीन टपरे के इतने डब्बे होते हैं, खाली हैं, फेंकेंगे नहीं, संभाल के संभाल के संभाल के, कब काम आएंगे मालूम नहीं, लेकिन वो भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं। रसोई में इतने डिब्बे डब्बियां हैं, काम के शायद उसमें आधे भी नहीं है, लेकिन रखा हुआ है। पता नहीं कचरे से इतना मोह क्यों है? जो बाहर फेंकना चाहिए वो घर में सजा सजा के रखा हुआ है। और फेंकने की बात करो, अरे पता नहीं कभी काम आ जाए, और वो कभी 60 साल में भी नहीं आता, 100 साल में भी नहीं आता। तो उसी कचरे में मैं गिनता हूं आपकी डाइनिंग टेबल। अब आप जरा हिसाब निकालो जी, ये आपने लाके रखी है डाइनिंग टेबल, मान लो ये 100 स्क्वायर फीट की है, 10 बाई 10 की है, या मान लो 50 स्क्वायर फीट की है। 50 स्क्वायर फीट की जगह आपने घर में घेर रखी है, क्या भाव है मद्रास में जगह का? 3000 रुपए स्क्वायर फीट, और 50 स्क्वायर फीट आपने घेर के रखा है। जरा जोड़ लो ना 3000 में 50 का गुणा करके, और रोज का हिसाब निकाल लो। तो एक तो खरीदा तब आपने पैसा बर्बाद कर दिया, अब इसको जगह को घेर के बर्बाद कर दिया आपने। तो अगर बन सके तो डाइनिंग टेबल निकाल दें, नहीं निकाल सकते तो कोने में रख दें। अब आखिरी बात, आप कहेंगे राजीव भाई कुछ तो ऐसी बात करो,
ये डाइनिंग टेबल ले आए तो इसका कुछ तो उपयोग करो। तो अगर आप सच में ईमानदारी से डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही खाना खाना चाहते हैं तो कुर्सी पर ऐसे बैठ जाएं जैसे मैं बैठा हूं, कुर्सी पे भी ऐसे ही बैठ जाइए, आलती पालती मार के फिर खा लीजिए। और नहीं है अगर डाइनिंग टेबल तो बहुत सुखी है, मत लाइए, मेरी तो विनती है, मत लाइए। उसकी जगह लाना है तो छोटे छोटे पटरे ले आइए जो आपके रसोई में बैठ के आप खाएं तो बहुत अच्छा है। अब आगे का एक सूत्र, बहुत अच्छा सूत्र है। भागवत जी कहते हैं कि खाना जब दोपहर को खाएं और सुबह खाएं, सुबह और दोपहर, ये दो बात। वो ये कहते हैं कि दोपहर और सुबह का खाना खाएं। वैसे तो वो कहते हैं दोपहर का ना खाएं, दोपहर का खाना सवेरे खाएं। लेकिन अगर आप खा ही रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि तुरंत विश्रांति लें, खाते ही आराम करें, काम कोई ना करें। कब तक? 20 मिनट, 20 मिनट विश्रांति लें। और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो विश्रांति जो होनी चाहिए वो आपके शरीर को, जो बायां हाथ है इसको नीचे करके दाएं हाथ को ऊपर करके वाम कुक्षी अवस्था में लेटे। भगवान विष्णु को लेटे हुए देखा शेषनाग पर, बस उसी परिस्थिति में लेटे, उसी स्थिति में लेटे। क्यों? लेफ्ट साइड। आप जानते हैं हमारे शरीर में 2 नाड़ियां हैं, वैसे तो 3 है, 3 नाड़ियां, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, एक मध्य नाड़ी है। ये जो सूर्य नाड़ी है यही भोजन को पचाने में मदद करती है। सूर्य नाड़ी तभी चलती है जब आपकी चंद्र नाड़ी कम हो। भोजन पचाना है सुबह का और दोपहर का, सूर्य नाड़ी तीव्र होनी ही चाहिए। तो लेफ्ट साइड में लेटो तो तुरंत सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती है। वैसे तो अगर आप स्वस्थ हैं तो खाना खाते ही आपकी सूर्य नाड़ी अपने आप शुरू हो जानी चाहिए। नहीं हो रही है तो लेफ्ट साइड में लेट जाइए, लेटते ही शुरू हो जाएगी। 20 मिनट जरूर लेटें। फिर आप कहेंगे जी नींद आ गई, तो भागवत जी कहते हैं ले लो एक झपकी। वो ये कहते हैं रोको मत इस नींद को। जो सूत्र उन्होंने लिखा है कि दोपहर भोजन के बाद या सुबह भोजन के बाद अगर आपको आलस्य है शरीर में, तो वो कहते हैं कि बिना संकोच इस झपकी को ले लो। 20 मिनट की झपकी ले लो, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की ले लो, इसके आगे नहीं। तो अगर आप भोजन के बाद इस विश्रांति ले लें 20 से 40 मिनट, तो अगले आधे दिन काम करने को बहुत एनर्जी आपके पास आएगी। आप चाहें तो आज ही करके देख लें। मैं इस सूत्र को वैसे कल विस्तार से समझाने वाला हूं कि शरीर के 14 वेग होते हैं, वेग, उनको कभी भी रोके नहीं। उसमें से निद्रा है, नींद जो है ना, ये एक वेग है। तो वो कहते हैं कि दोपहर के खाने के बाद अगर आलस्य आ रहा है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि खाना खाते ही जठर अग्नि प्रदीप्त होगी। अग्नि प्रदीप्त होने के लिए मैंने आपसे कल समझाया था ना, ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो सारे शरीर का खून पेट में रहता है जब तक खाना पचता है, तो बाकी अंगों को खून की कमी है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्रेन को प्रेशर आता है, तो ब्रेन रिलैक्स होना चाहता है, इसलिए भोजन के बाद आपको सुस्ती आएगी ही। ये प्रकृति का नियम है। तो आप ले लेना उस नींद को, छोड़ते क्यों हैं? बहुत कीमती है, लोगों को मिलती नहीं, गोलियां खाते हैं फिर भी नहीं आती। मैं आपको और एक छोटी सी जानकारी बताऊं कि भागवत जी के इस सूत्र पर यूरोप और अमेरिका में बहुत रिसर्च हो रही है आजकल। और ब्राजील और मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया, तीनों देश की सरकारें 2008 में कानून बनाने जा रही हैं कि हर एक कर्मचारी को लंच के बाद झपकी लेने के लिए ब्रेक देना कंपलसरी है। तो उन्होंने ये महसूस किया है कि जिन कर्मचारियों को दोपहर खाने के बाद वो झपकी लेने की छूट दे रहे हैं, उनकी काम करने की एफिशिएंसी 3 गुना बढ़ गई है। तो आप भी महसूस कर सकते हैं। और माताओं बहनों को तो विशेष विनती है, क्योंकि आपका घर का काम भी कुछ कम नहीं है। किसी भी फैक्ट्री को चलाना बहुत आसान है, घर चलाना बहुत मुश्किल काम है। और घर में भी सबसे मुश्किल काम है बच्चों को बड़ा करना। मैं मानता हूं दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं। तो आपको काम तो घर में भी है, आप भी भोजन के बाद एक झपकी लेने का नियम बना ही लो। सब काम छोड़कर झपकी ले लो आप, क्योंकि मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपके शरीर के स्वस्थ रहने से ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में। कोई शर्म नहीं, सास की शर्म नहीं, ससुर की शर्म नहीं, पति की शर्म नहीं, बच्चों की शर्म नहीं। आपने दोपहर का खाना खाया, झपकी ले ही लो 20 मिनट से 40 मिनट। जिंदगी आपकी सुखी रहेगी, जिंदगी भर आप सुखी रहेंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, यह शरीर की जरूरत है।
जैसे भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, इसमें क्या शर्म करते हैं, वैसे ही खाना खाते ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन को ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं है, तो नींद लेना ही शरीर के लिए अच्छा है। तो आप ये कर लो। पुरुषों के लिए भी मेरी विनती है। आप कहेंगे जी दुकान में व्यवस्था नहीं, कुछ बना लो, आगे पीछे कुछ तोड़ ताड़ के ऐसी व्यवस्था कर लो कि खाते ही पैर सीधे करने को कुछ तो हो जाए। आप कहेंगे जी बैंक में काम करते हैं, बीमा कंपनी में काम करते हैं, तो मैं अमेरिका यूरोप की उन कंपनियों की लिस्ट दे देता हूं जहां पर यह नियम बन चुका है। आपके बैंक और बीमा वालों को वो लिस्ट दिखा दो कि जब ये अमेरिका और कनाडा और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कानून बन सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। बागभट्ट तो हिंदुस्तान के थे। अब मैं आपको एक उल्टी बात कहता हूं। गुजरात में जाता हूं, मैं राजस्थान में जाता हूं, जयपुर जैसे शहर में, राजकोट जैसे शहर में, तो दोपहर को सारा बाजार बंद रहता है। कहां है जी, खाना खा के झपकी ले रहे हैं। बहुत सुखी लोग हैं, बहुत सुखी लोग हैं। काठियावाड़ में मैंने देखा है, क्या पोरबंदर, क्या राजकोट, क्या जामनगर, क्या जूनागढ़, क्या अमरेली, दोपहर को बाजार खुलेगा ही नहीं। और मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि ग्राहक आके खड़ा है करोड़ों रुपए लेके। सेठ जी कहेंगे जी शाम को आना 4 बजे के बाद। अरे सेठ जी मेरे पास बैग भरा है रुपयों का, शाम को ले आना, मुझे अभी इतनी फुर्सत नहीं है, मैं नींद ले रहा हूं। अब कुछ लोग गालियां देते हैं, क्या निकम्मे लोग हैं, दोपहर को सोते हैं। सोना ही चाहिए। जो पुराने शहर है ना हिंदुस्तान में, हर जगह ये देखने को मिलेगा, दोपहर के खाने के बाद सब झपकी लेंगे ही। अच्छा, अब इसका उल्टा सूत्र है आगे का। तो शाम के भोजन के बाद कभी भी विश्रांति नहीं लेना। माने 6 बजे खाना खा लिया तो 8 बजे ही जाना सोने के लिए, उसके पहले नहीं। क्यों? सुबह का जो है क्रम शाम को उल्टा है। सुबह सूर्य का प्रकाश है, पवन का स्पर्श बहुत तीव्र है, शाम को सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं है। तो शाम के लिए वो ऑब्जर्वेशन करके कहते हैं कि कभी भी खाने के बाद तुरंत सोना नहीं। अगर सोएंगे तो हार्ट अटैक, डायबिटीज, सब बीमारी आने की संभावना। अब आके एक तीसरा सूत्र उन्होंने लिखा है, दोनों को शायद मिलाया उन्होंने। वो ये कहते हैं कि सुबह और शाम को अगर जो आप ये दोनों नियम पालन नहीं कर पाते, किसी कारण से करें तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते तो वो ये कहते हैं कि 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठ जाएं, सुबह और शाम दोनों। वज्रासन आप सब समझते हैं, ये ऐसे पैर पीछे करके बस 10 मिनट बैठ जाइए खाने के बाद, सुबह भी और शाम को भी। और प्राणायाम और योग में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि भोजन के बाद जो किया जाने वाला आसन है वो ये एक ही है, बाकी कोई आसन आप नहीं कर सकते। महर्षि पतंजलि वाग्भट्ट के बाद के हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर वज्रासन में कोई बैठता है तो शरीर बिल्कुल वज्र के जैसा ही होता है। वज्र आप समझते हैं, एकदम कठोर मजबूत। अब मैंने हिंदुस्तान के कई लोगों को देखा, गांधी जी को तो मेरे आंखों से नहीं देखा, शोभाकांत जी ने देखा है। गांधी जी घंटों घंटों वज्रासन में बैठते थे और आप देखो एकदम पतला दुबला शरीर और अंग्रेजों की लाठी खाने को हमेशा तैयार। वो वज्रासन की कृपा है गांधी जी। गांधी जी कोई आसन नहीं करते थे, कोई प्राणायाम नहीं करते थे। सुबह घूमने जरूर जाते थे और घंटों घंटों 3-3 घंटे तो लोगों ने उनको देखा बिना हिले डुले वज्रासन में बैठ के चिट्ठी लिख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं एकदम दुरुस्त रहती। ये 3 सूत्र हुए और एक चौथा सूत्र बता देता हूं। हमारे भागवत ऋषि कहते हैं कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय आपका चित्त और मन दोनों शांत रहने चाहिए। मॉडर्न साइंस में न चित्त है न मन है, वो ब्रेन की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं। माइंड अलग है, मन अलग है, ब्रेन अलग है, चित्त अलग। तो चित्त और मन को शांत रखने का क्या उपाय है? तो शायद इसी के लिए हमारे देश में ये है कि भजन करें खाने के पहले या ईश्वर की प्रार्थना करें खाने के पहले, तो निश्चित रूप से आपके मन और चित्त में शांति आएगी। और एक सूत्र बहुत महत्व का, कि जब भी आप विश्रांति लें, सुबह या शाम, माने रात को सोएं या दिन में सोएं, तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रख के सोएं। तो वो कहें हमेशा आपको विश्रांति लेते समय सिर सूर्य की दिशा में रहे। सूर्य की दिशा माने पूर्व की दिशा, और पांव पश्चिम में रहे। और कोई मजबूरी हो तो दूसरी दिशा है दक्षिण, दक्षिण में सिर रखें, उत्तर में पांव। उत्तर में सिर करके कभी भी ना सोएं, कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है सोने के लिए। उत्तर की दिशा
दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है, पढ़ना है, लिखना है, अभ्यास करना है, तो उत्तर में मुंह रख के करें। और हमारे देश में आर्य समाज के एक संस्थापक रहे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने भारत में जो संस्कार होते हैं ना, जन्म का संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, मृत्यु भी एक संस्कार है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है संस्कार विधि। उसमें पहला ही सूत्र है मृत्यु के लिए कि सबसे पहले मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करो। क्यों? कारण उसका बिल्कुल साफ है। आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि आपका जो शरीर है और आपकी जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में कोई बल काम करता है। इसको हम कहते हैं गुरुत्व आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये कैसे काम करता है? पृथ्वी का उत्तर, पृथ्वी का दक्षिण एक चुंबक की तरह से काम करता है गुरुत्वाकर्षण के लिए। सिर जो है ना, शरीर का उत्तर है और पांव दक्षिण है। आप अगर पृथ्वी में उत्तर की दिशा में सिर करके सो गए, भागवत जी कहते नहीं सोना, मान लो सो गए, तो आपका सिर का उत्तर और पृथ्वी का उत्तर, उत्तर उत्तर दोनों साथ में आए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। फोर्स ऑफ रिपल्शन माने प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आप ऐसे ऐसे समझो इसको कि ये उत्तर है और आपने उत्तर में सिर किया, तो उधर से एक प्रतिकर्षण बल आपके शरीर पर काम करेगा, तो आपके शरीर में संकुचन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जाएगा, क्योंकि ब्लड को भी प्रेशर आएगा। क्योंकि शरीर को प्रेशर आया ना, तो शरीर में खून है, खून को भी प्रेशर आएगा, और अगर खून को प्रेशर है तो नींद आएगी ही नहीं। मन में हमेशा धड़पड़ धड़पड़ चलती रहेगी, हृदय की गति हमेशा तीव्र रहेगी। अब इसका उल्टा कर लो, आपका सिर दक्षिण में कर दो, ठीक है? पृथ्वी का दक्षिण में आपका सिर कर दो, तो आपका सिर तो नॉर्थ हुआ और पृथ्वी का दक्षिण हुआ, साउथ हुआ। तो आपका नॉर्थ माने उत्तर और पृथ्वी का दक्षिण, ये दोनों एक दिशा में है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, एक बल आपको खींचेगा। और अगर आपके शरीर पर खिंचाव पड़ेगा, मान लीजिए आप लेटे हैं और ये पृथ्वी का दक्षिण है और इधर आपका सिर है, तो आपको खींचेगा अगर कोई, तो शरीर थोड़ा सा बड़ा होगा। जैसे रबर खींचती है ना, इलास्टिसिटी, ऐसे ही शरीर में थोड़ा सा बढ़ाव आएगा। जैसे ही शरीर थोड़ा सा बढ़ा तो बॉडी में रिलैक्सेशन आ गया। आप अंगड़ाई लेते हैं ना, एकदम शरीर को तान देते हैं, फिर क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो फैलाव है तो आप सुखी नींद लेंगे, और उस पर दबाव है तो नींद नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत बेहतरीन विश्लेषण दिया है। यह विश्लेषण मैं मानता हूं जिंदगी के सारे मानसिक रोगों को खत्म करने का अकेला है सूत्र। नींद अच्छी अगर ले रहे हैं आप, तो समझ लीजिए दुनिया में बहुत सारी चीजें आपके शरीर से बाहर। भोजन अच्छा है, नींद अच्छी है, और क्या चाहिए? अब पूर्व क्या है? पूर्व जो है ना, न्यूट्रल है, ना तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा, ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और अगर है भी तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। इसलिए पूर्व में सिर करके सोएंगे तो न्यूट्रल आप भी रहेंगे, तो आसानी से नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी। पश्चिम का आप पूछेंगे जी, पश्चिम के लिए अभी रिसर्च होना बाकी है। भागवत जी मौन है उस पर, कोई एक्सप्लेनेशन देकर नहीं गए हैं, और आज का साइंस भी लगा हुआ है। कोई रिसर्च अगर आ गई तो मैं जरूर आप तक प्रेषित करूंगा। पश्चिम के बारे में सोने के हिसाब से, वैसे तो बहुत रिसर्च हो चुकी है पश्चिम पर, वास्तु वालों ने बहुत काम कर लिया है कि पश्चिम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन सोने के हिसाब से, स्लीप के हिसाब से जो सूत्र में बात कर रहा हूं, वो रिसर्चेस पश्चिम पर कम हुई हैं। अब इसके आगे का सूत्र और भी मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। भागवत जी कहते हैं कि किनको पूर्व में सिर करके सोना और किनको दक्षिण में, उन्होंने कैटेगरी बना दी। तो वो कहते हैं जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, और मेरे जैसे लोग जो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं, जो दुनिया की मोह माया से दूर हैं, इन सबको पूर्व में ही सिर करना हमेशा। और जो दुनिया चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, पत्नी के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ, उनको दक्षिण में ही सिर करना। अब यहां कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। आप अपना याद रखो, मैं मेरा याद रखता हूं।
अच्छा, आज के लिए इतने ही सूत्र। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कहा आपने? सिर के लिए। हाँ। तो शरीर की खिंचाई होती है, तो क्या जिन बच्चों की हाइट कम है उनको कंपलसरी हम साउथ फेसिंग जरूर सुलाइए, ताकि उनकी हाइट बढ़े? जरूर सुलाइए। जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है, आप हमेशा उनका सिर दक्षिण में रख के सुलाइए। थोड़े 3-4 साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा, लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। राजीव भाई, कल आपने बताया था सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, लेकिन जैन धर्म में यह बताता है कम से कम 48 मिनट बाद में कुछ भी लेना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक है। जो जैन दर्शन में 48 मिनट का नियम है ना, सूर्योदय होने के 48 मिनट के बाद, वो बिल्कुल नियम सही है, पक्का है। वो नियम क्या है वो हमें समझने की बात है। वो नियम ऐसा है, अब ये थोड़ी सूक्ष्म की बात है, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन सवाल पूछ लिया इसलिए कह रहा हूं। पानी जो है सूक्ष्म जीव राशियों का संग्रह है। आप चाहें तो पानी में लेंस लगा के देखें, करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीव आपको दिखाई देंगे इधर उधर भागते घूमते। अगर देख लें तो दिल ही नहीं करे पानी पीने के लिए। ये तो सुबह सुबह क्या होता है कि आपका जो मुंह है, ये जो लार है ना, ये मैंने आपसे कहा कि सुबह के समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी ज्यादा होती है इस लार की। तो अगर आपने उठते से ही पानी पिया तो उसमें पूरी संभावना है कि ज्यादा जीव राशि की हत्या होगी। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है अनावश्यक हिंसा से बचो। हिंसा से बच सकें ये आदर्श है, लेकिन अनावश्यक हिंसा से जरूर बचो। अनावश्यक, जरूरी नहीं है तो उसको हिंसा मत करो। तो अनावश्यक हिंसा से बचने के लिए जैन शास्त्रों ने, जैन आचार्यों ने ये कह दिया जी 48 मिनट के बाद पियो। ये 48 मिनट में क्या हो जाता है, 48 मिनट में आपके मुंह की जो लार है ना, इसकी जो क्षारीयता है ये कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत तेजी से कम होती है। और इसकी क्षारीयता कम हुई, एल्केलिनिटी जिसको आप कहेंगे अंग्रेजी में, तो जीव राशि के मरने की संभावना उतनी कम हो जाती है। तो फालतू हिंसा से बचने के लिए जैन दर्शन ने यह कहा कि नवकार्षी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, तो ये उसके साथ उन्होंने जोड़ा। वो 48 मिनट का कैलकुलेशन बागभट्ट जी का भी है। वो ये कहते हैं कि सुबह उठते ही 48 मिनट तक अगर आप इंतजार करते हैं तो मुंह की जो लार है इसकी क्षारीयता कम होना शुरू होती है। तो उठते ही पानी पीने में अगर आप जैन दर्शन पालन करते हैं तो 48 मिनट ध्यान रखो, और अगर आप जैन दर्शन पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए शायद हिंसा का उतना महत्व नहीं है, लेकिन करें तो आपके लिए भी अच्छा है। तो आप बोलेंगे जी 48 मिनट तक क्या करें, बैठे रहे? तो भगवान का नाम ले लो, आप ईश्वर का जाप कर लो, मंत्र का जाप कर लो, कुछ कर लो, और फिर पानी पियो, फिर उसके बाद आपकी दिनचर्या शुरू करो। ये बीच का रास्ता मैंने बताया जी। और कोई प्रश्न? हाँ, आपने शहद और घी के विरुद्ध बताए। शहद और घी, हाँ। तो जैसे जन्म होता है तो बच्चे को शहद और घी चटाया जाता है, एक ऐसा संस्कार है, तो वो कैसे? जी, ये जो संस्कार है ना, बच्चे को जन्म लेते ही शहद घी चटाने का, इस संस्कार को करते समय जो लोग हैं ना, कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखें तो तकलीफ है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप ध्यान नहीं रखते तो बहुत तकलीफ है। आयुर्वेद ये कहता है कि शहद और घी बराबर मात्रा एक साथ कभी भी लेंगे तो जहर ही है। लेकिन कुछ भारत में ऐसे समूह हैं जो अपने बच्चों को ये करते हैं, शहद और घी चटाते हैं, लेकिन सभी लोग भारत में ऐसा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी चटाते, लेकिन जो चटाते हैं उनको मैंने पूछा, ऐसे कुछ समूह हैं भारत में जो चटाते हैं, उनको मैंने पूछा तो वो मुझे एक इंटेलिजेंट उत्तर देते हैं, और वो बागभट्ट जी का भी सही है। वो ये कहते हैं कि जी हमने शहद और घी साथ में चटाया तब जब उसमें गाय का मूत्र थोड़ा मिलाया था या गाय के गोबर का रस डाला था। अब ये जो गाय का गोबर और गोमूत्र की जैसी बात आती है तो तुरंत मेरे ख्याल में आता, पंचगव्य बनाते हैं ना, पंचामृत या पंचगव्य, तो उसमें शहद और घी भी होता है, लेकिन गोमूत्र के साथ या गोबर के रस के साथ। फिर हम लोगों ने थोड़ा काम किया कि ये गोमूत्र अगर मिला दिया शहद और घी में तो क्या इसकी विषकारकता कम हो गई? तो बाद में एक
कल या नहीं तो परसों मैं इस पे विस्तार से आने वाला हूं कि गाय के मूत्र को मिलाते ही शहद और घी एक दूसरे के साथ मिलने को तैयार है, माने उनकी दुश्मनी कम है। माने गाय के मूत्र में एक केमिकल है जिसका नाम है सल्फर। ये सल्फर दुनिया का अकेला केमिकल है जो दो विष के बीच में डालो तो दोनों को न्यूट्रल करता है लेकिन खुद का प्रभाव बढ़ाता है, तो सल्फर बढ़ता है। तो कुछ लोगों को मैंने पूछा जो ये कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम बच्चे को शहद और घी चटाते हैं लेकिन थोड़ा गोमूत्र देकर, माने थोड़ा गोमूत्र एक बूंद या आधा बूंद मिलाकर, तो शायद उनके लिए वो अनुकूल पड़ता हो। लेकिन आप ये ना करें, ये मेरी विनती है। आप इसको बच्चे को अगर चटाना है तो खाली घी चटा दें, अगर चटाना है तो खाली शहद चटा दें, शहद और घी मिलाकर ना चटाएं। एक ही कंडीशन है कि जब बच्चे को कोई ऐसा गंभीर रोग ना हो, अगर मान लो कोई बहुत गंभीर रोग है जिसमें विष ही देना है, मान लीजिए कई रोग ऐसे हैं जिसमें विष दवा का काम करता है, ऐसे कई रोग हैं जिसमें विष दवा का काम करता है, उस कंडीशन में जरूर बच्चे को दिया जा सकता है। जैसे एक बहुत खराब रोग होता है, कई बच्चों को होता है, जन्म लेते ही उनके शरीर का जो त्वचा है ना, उनका रंग बदलना शुरू होता है। कई बच्चों को मैंने देखा एकदम तांबई कलर के हो जाते हैं, ये जो कॉपर होता है ना, कॉपर, ताम्र, उसी रंग के बच्चे की स्किन होना शुरू हो जाती है। उस बच्चे को जरूर शहद और घी ही चटाना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा, उसके लिए वो काम आएगा। तो अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन सामान्य बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है, उपयोगी नहीं। जी श्रीमान जी, आयुर्वेदिक दवाओं के साथ जो डॉक्टर की दवाएं भी चल रही है तो उसको ले सकते हैं? बिल्कुल मत लीजिए। दवा जो है ना, आप भरोसे से आयुर्वेद की लीजिए तो उससे ही आपको बहुत बड़े परिणाम मिल जाएंगे। एलोपैथी की दवाएं साथ में खाएंगे तो कोई अच्छे परिणाम तो नहीं, बुरे परिणाम जरूर आ जाएंगे। अर्जुन की छाल का जो पाउडर आप जी के साथ लेने कह रहे हैं, जब हम लेते हैं तो उसको पथरी के जैसे जमने की शंका रहती है या डाउट रहता है? अर्जुन की छाल से पथरी होने की शंका ना के बराबर है। पथरी होने की शंका एक ही चीज में है कि अगर आप चूना ज्यादा खाएं तो। अर्जुन की छाल से आज तक मैंने नहीं सुना किसी को पथरी हुई है, क्योंकि अर्जुन की छाल में जो कैल्शियम है वो बहुत ही कम है और जो है वो बहुत आसानी से घुलनशील है, वो आसानी से डाइजेस्ट होता है। पथरी होने की संभावना तभी है जब आप ज्यादा चूना खाएं। जी, पेशाब करने के पश्चात पानी पीना ठीक है या पहले पानी पीना? कल तक इंतजार कर लीजिए इस नियम के लिए, ये कल आने ही वाला है। आप पूछिए जी। क्या जी? काढ़ा शाम को भी पी सकते हैं लेकिन सुबह सबसे अच्छा। शाम को चाहे तो पी सकते हैं लेकिन सुबह सबसे अच्छा। शाम को पिएंगे तो नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन फायदा भी बहुत नहीं आएगा। फायदा सबसे ज्यादा काढ़े का लेना है तो सुबह का ही। जी जी जी, इनको चाय पीने की आदत है सुबह उठते ही, बहुत लोगों को होगी। इसका नुकसान बताएं। देखिए, मैं एक ही मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि चाय जो आप बनाते हैं उसमें चाय से ज्यादा नुकसान है चीनी। ये जो शुगर है ना, चीनी, इसका चाय के साथ कोई मेल नहीं है। अगर आप चाय पी रहे हैं, मैं से तो मत पिए क्योंकि आपकी तासीर के अनुकूल नहीं है। चाय के जो केमिकल है ना, भारत के लिए उपयोगी नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों के लिए। यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी है यही चाय, हमारे लिए वो जहर है। कॉफी तो और भी ज्यादा, गर्म देशों में चाय कॉफी अच्छी नहीं है। फिर भी अगर आप पी रहे हैं, आप मानते हैं कि खराब है लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है, तो मैं एक तरीका बता देता हूं। वो तरीका ये है कि चीनी की जगह गुड़ की चाय पी लीजिए। क्यों पी लीजिए वो समझिए। गुड़ जो है ना क्षारीय है और चीनी है ना अम्लीय है। चीनी जब डिसइंटीग्रेट होती है तो उसके जो अंतिम परिणाम है वो एक एसिड के रूप में ही है, और गुड़ जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उसका अंतिम परिणाम है वो क्षार के रूप में है। आपके पेट में अम्ल वैसे ही बहुत है और सुबह सुबह तो ज्यादा ही होता है, और उस समय अम्ल वाली चाय और पिए जो चीनी मिलाई हुई है तो ये एसिडिटी ही बढ़ाएगी आपकी। तो बेहतर है कि आप चाय पिए तो गुड़ वाली पिए। अब गुड़ वाली चाय जब पिएंगे तो दूध नहीं डाल सकते उसमें, क्योंकि दूध फट जाएगा गुड़ से, क्योंकि दूध और गुड़ की दोस्ती नहीं है। तो फिर बिना दूध की चाय पिए।
तो आप काली चाय पिए, गुड़ डाल के पिए। और मेरी छोटी सी एक बात अगर मान लें कि अगर काली चाय गुड़ डालकर आप पी रहे हैं तो थोड़ा सा नींबू का रस डालें तो न्यूट्रलाइज होगी ये। नींबू का रस एसिडिक है, गुड़ जो है ना क्षारीय है, तो गुड़ मिलाई हुई चाय को अगर न्यूट्रल करना है तो थोड़ा नींबू डालकर नींबू की चाय पिए, ठीक है, ऐसा कर। लेकिन इसको पीने से पहले पानी जरूर पिए, वो नियम ना भूलें जी। हां, इसलिए मैंने बोला कि गुड़ में जो है ना क्षार है और नींबू जो है एसिडिक है, तो क्षार अम्ल मिले तो न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल चाय हो जाएगी जब आप पिएंगे। मैं नहीं चाहता कि क्षारीय तत्व भी ज्यादा जाए आपके पेट में, क्योंकि क्षार भी नुकसान करता है। तो गुड़ डाल दिया तो क्षारपन आया चाय में, तो थोड़ा 2-3 बूंद नींबू के रस की डालिए तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा, वो आप पिए, तो जीवन भर आप बिना किसी दुख और तकलीफ के पी सकेंगे उसको। और अगर आपको बन पाए तो हरे पत्ते की चाय ही पिए। ये जो चाय आती है ना बाजार में, टी डस्ट, ये आप में से किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। आपको अगर पत्ते वाली, हरे पत्ते वाली चाय मिल रही है तो वो कम से कम इतना जरूर फायदा है कि वो एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टी वाली है, क्योंकि हरे पत्ते को सीधे निकालकर सुखाकर आप बना रहे हैं, तो वो इससे बेहतर है जो चूरे वाली चाय आप पी रहे हैं, थोड़ी बेहतर है जी। कई देशों में हमने देखा है कि भोजन लेते समय वज्रासन में बैठ के भोजन लेते हैं। तो ईस्टर्न कंट्रीज में करते हैं, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थोड़ा सा मंगोलिया में जाएं तो वहां भी करते हैं। वज्रासन में बैठकर वो लोग भोजन कर सकते हैं, आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपको भोजन के बाद वज्रासन करना अनुकूल है। भोजन करते समय आपके लिए सुखासन या उकड़ू बैठकर आसन वही अनुकूल है। अब ये क्यों है, एक दिन रुक जाइए, परसों मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि यहाँ के लोग भोजन लेने के बाद शहद लेना वाजिब समझते हैं, इसलिए क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करता है। लीजिए ना, मैंने मना नहीं किया, लेकिन जैन दर्शन का पालन अगर आप कर रहे हैं तो मत लीजिए। और अगर आप जैन दर्शन में पालन नहीं कर रहे हैं अपने जीवन को, तो आप शहद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जैन दर्शन में है तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा ना करें, क्योंकि उसमें हिंसा और अहिंसा की बात आएगी। शहद जो है ना, जीव राशियों का समूह है, और बड़ी मक्खी के शहद में ज्यादा जीव राशियां। पानी कितना लेना चाहिए ये सबके लिए अलग अलग है, तो इसका सूत्र बता देता हूं। हर व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, आप अपना वजन करिए। वजन अगर 60 किलो वजन है तो 10 से भाग दीजिए इसमें, तो 6 आएगा, और 2 घटा दीजिए, तो आप 24 घंटे में 4 लीटर पानी पी सकते हैं। अगर 70 किलो वजन है तो 10 से भाग दीजिए, 7 आएगा, 2 घटा दीजिए, तो 5 लीटर पूरे 24 घंटे में पानी पी सकते हैं। किसी का वजन 40 किलो है, 10 से भाग दीजिए, 4 आएगा, 2 घटा दीजिए, 2 लीटर पानी पूरे दिन में पी सकते। हर व्यक्ति अपने वजन के हिसाब से पानी तय कर ले, जितना वजन 10 का भाग और 2 घटाना।